सर्वप्रथम मां शारदे को शरण स्पर्श। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं एनपी सिंह आज जो प्रकरण लेकर आया हूँ फिरोजशाह तुगलक के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में है, और कल हमने जो बात की थी वो फिरोजशाह तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की थी। आज जो प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं वो फिरोजशाह तुगलक के प्रशासनिक व्यवस्था में वो क्या परिवर्तन करता है। वो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है 22 मार्च 1351 ईस्वी के बाद। वो क्या परिवर्तन करता है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलो, शतरंज हो या जिंदगी, शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। चलो, फिरोजशाह तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था। फिरोजशाह तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था में वो जो परिवर्तन करता है, पहला परिवर्तन करता है शासन व्यवस्था में परिवर्तन करता है, दूसरा राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करता है, तीसरा सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन करता है, सार्वजनिक निर्माण का कार्य करता है, न्याय एवं परोपकारी कार्य करता है, विद्या में वृद्धि करता है, दास प्रथा दासों में वृद्धि करता है, और सेना में भी वो क्या करता है परिवर्तन। ये उसने परिवर्तन किए। हम एक एक बिंदु के ऊपर विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। अगर हम पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, पहला जो पॉइंट है इसके अंतर्गत वो है शासन व्यवस्था में परिवर्तन। फिरोजशाह तुगलक दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है 22 मार्च 1351 ईस्वी को। वो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। इसके जैसे ही दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के बाद वो प्रशासनिक शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करता है। वो 1351 ईस्वी को दिल्ली उसकी राजधानी थी। फिरोजशाह तुगलक दिल्ली में प्रवेश करता है, लेकिन किसी भी जनता के द्वारा उसका विरोध नहीं करके उसका समर्थन किया जाता है कि फिरोजशाह तुगलक आप पधारो, और ये दिल्ली की जनता आपका इंतजार कर रही है, उसका स्वागत किया गया वहां पर। इसके बाद में वो शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन करता है कि वो अपने प्रधानमंत्री के पद पर अपने एक विश्वास पात्र सैनिक था जिसका नाम था मलिके मकबूल। क्या नाम था? मलिके मकबूल को बनाता है अपने विश्वास पात्र सैनिक को प्रधानमंत्री के पद पर। ये जो मलिके मकबूल हैं वो पहले हिंदू ब्राह्मण था। क्या था? हिंदू ब्राह्मण। और बाद में वो हिंदू ब्राह्मण से क्या बनता है? मुसलमान बनता है। क्या बनता है? मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है और वो मुसलमान बनता है। कौन? ये मलिके मकबूल। फिरोजशाह तुगलक उसकी प्रशासनिक व्यवस्था युद्ध कला से वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो मलिक मकबूल को एक उपाधि से नवाजा जाता है। वो एक खानेज खा की उपाधि दी गई थी। क्या? कौन सी उपाधि? खानेज खा की उपाधि से उसको क्या नवाजा गया। वो फिरोजशाह तुगलक अपने जीवन काल के अंदर न्याय व्यवस्था में सुधार करता है। अपने जनता की भलाई के लिए वो न्याय व्यवस्था में भी क्या करता है? सुधार करता है। न्याय व्यवस्था को क्या मजबूत करता है या न्याय व्यवस्था में सुधार करता है। सांप्रदायिक यानी जो सांप्रदायिक ये साम्राज्य विस्तार की प्रणाली को भी अपनाता है। सांप्रदायिक ये साम्राज्य विस्तार की नीति में भी साम्राज्य विस्तार की नीति में क्या करता है? वो परिवर्तन करता है। उस साम्राज्य विस्तार की नीति को भी अपनाता है। साम्राज्य विस्तार अलग अलग देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, ये फिरोजशाह तुगलक ने अपने जीवन काल में ये परिवर्तन किए थे। और उसने गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत भी परिवर्तन किए। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कई दानशील यानी
दान विभाग की भी स्थापना की, जहाँ से जैसे विधवा स्त्रियां हैं, अनाथ बालक हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाती थी। इस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 22 मार्च 1351 राज सिंहासन पर बैठा और प्रधानमंत्री के पद पर मलिक मकबूल को बिठाया। वो पहले ब्राह्मण था, बाद में इस्लाम धर्म को स्वीकार किया जाता है। उसे खां की उपाधि से नवाजा जाता है। वो न्याय व्यवस्था में परिवर्तन कर सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन करता है और वो लोगों की, जनता की भलाई के लिए कई विभागों की स्थापना करता है फिरोज शाह तुगलक। अगर अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो वो अगला जो बिंदु है वो है राजस्व नीति में परिवर्तन। कौन सी नीति में परिवर्तन? राजस्व नीति में परिवर्तन। राजस्व नीति में वो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के बाद वो कुछ राजस्व नीति में क्या करता है? परिवर्तन करता है। राजस्व नीति में वो क्या परिवर्तन करता है कि उसने जो भी कानून बनाए वो शरीयत के अनुसार बनाए। क्या बनाए? शरीयत, यानी हमने जो मुसलमानों का जो कानून होता है उसके अनुसार उसने सभी जितने भी कानून हैं वो उनके अनुसार वो उनके कानून बनाए गए थे। किसको? शरीयत के अनुसार। वो अपने जीवन में राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए वो क्या करता है कि एक अधिकारी को नियुक्त करता है जिसका नाम था हिसामुद्दीन। क्या करता है? हिसामुद्दीन नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया और अधिकारी को प्रांतों का निरीक्षण करने के लिए कहता है और प्रांतों का निरीक्षण करने के लिए कहता है और उसका अभिलेख तैयार करने के लिए कहता है। ये हिसामुद्दीन जो अधिकारी, जो राजस्व नीति को तय करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, वो 6 वर्ष तक प्रांतों का निरीक्षण करता। कितना? और 6 वर्ष के बाद में वो खालसा भूमि पर, जो खालसा भूमि जिस पर कोई उत्पन्न नहीं होता, खालसा भूमि पर 6 करोड़ और 80 लाख 6 करोड़ 80 लाख का 6 करोड़ 80 लाख की सालाना वर्ष इनकम तय करता है कि आपको 6 करोड़ 80 लाख टका देना पड़ेगा। खालसा भूमि के अंतर्गत प्रांतों का निरीक्षण करने के लिए हिसामुद्दीन अधिकारी बनाया। उसने प्रांतों का 6 वर्ष के बाद में उसने खालसा भूमि पे 6 करोड़ 80 लाख टका सालाना निर्धारित किया। फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के अनुसार सभी जनता से, उनकी जो जनता थी उन जनता से वो पहले फिरोज शाह तुगलक से पहले जैसे इल्तुतमिश है, उनके समय में जो 24 प्रकार के जो कर लिए जाते थे और उस कर पर वो लगाता है प्रतिबंध और शरीयत के अनुसार मात्र जनता से 4 प्रकार के टैक्स वसूल करता है। कितने? शरीयत जो इसके कानून के अनुसार वो 4 प्रकार के टैक्स जनता से वसूल करता है। फिरोज शाह तुगलक वो कौन से है? 24 प्रकार के करों पर प्रतिबंध और उस समय वो मकान कर पर भी प्रतिबंध लगाता है और सारागार कर पर भी वो प्रतिबंध लगाता है। फिरोज शाह तुगलक शरीयत के 4 प्रकार से टैक्स वसूल करता है। एक तो करता है जजिया कर। क्या है? जजिया कर। ये जजिया कर क्या है? जो गैर मुसलमानों से जो लिया जाने वाला जो टैक्स है, कर है, वो है जजिया कर है। फिरोज शाह तुगलक पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों व स्त्रियों से जजिया कर वसूल किया था। फिरोज शाह तुगलक ही मात्र एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों और स्त्रियों से जजिया कर वसूल किया था। दूसरा जो कर था वो था जकात। क्या था? जकात। मुसलमानों से जो लिया जाने वाला एक ये धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर था। वो मात्र मुसलमानों से लिया जाता था। उसकी आय का 40वां भाग लिया जाता था। कितना? 40वां भाग, 2.5% लिया जाता था। मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जकात कहलाता है। तीसरा कर था वो था खम्स कर। क्या था? खम्स कर। ये खम्स कर का मतलब होता है लूट का कर। क्या होता है? लूट कर होता है। वो 1/5 लिया जाता था। कितना लिया जाता था? 1/5 लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक और चौथा जो कर है वो खिराज था। वो एक भूमि कर था। क्या था?
भूमि कर था, भूमि के ऊपर एक टैक्स लिया जाता था। ये फिरोज शाह तुगलक के समय 4 प्रकार के टैक्स वसूल किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है परीक्षा की दृष्टि से, वो है जजिया कर, जकात, खम्स और खिराज। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले ब्राह्मणों और स्त्रियों से जजिया कर वसूल किया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी भूमि की सिंचाई करने के लिए जनता से सिंचाई कर भी वसूल किया था। कितना? और ये सिंचाई कर है वो जनता से 1/10 लिया जाता था। कितना लिया जाता था? 1/10 जनता से सिंचाई कर लिया जाता था। कितना? 1/10 लिया जाता था। अगर हम दूसरी बात करें सिंचाई की, अगर हम बात करें, किसकी बात करें? सिंचाई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत उसने सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए नहरों का उपयोग किया। किसने? नहरें बनवाई। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए, कृषि कार्य है इसको प्रोत्साहन यानी कृषि कार्य की उन्नति के लिए उसने नहरों को बनवाया था। किसको बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने जीवन में सर्वाधिक नहरें बनवाई थी। क्या बनवाई थी? सर्वाधिक नहरें बनवाई थी सिंचाई को उन्नति करने के लिए। उसने जो उनकी जो सबसे जो एक पहली जो नहर थी उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया, और नहरों में वो देखे उन्होंने सिंचाई कार्य करने के जो उनके जीवन में 5 नहरें बनाई थी। कितनी नहरें बनाई? 5 नहरें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी नहरें बनाई, लेकिन सबसे पहले जो नहरें बनाई थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाई। और ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसके जीवन में सर्वाधिक नहरों का निर्माण हुआ? वो था फिरोज शाह तुगलक। 5 नहरें बनाई। उनकी जो पहली नहर थी वो थी हिसार से यमुना नदी तक ये नहरें बनी हुई थी। ये 150 किमी लंबी नहरें थी। और दूसरी जो उनकी इंपॉर्टेंट एक नहरें थी वो थी सबसे बड़ी एक घग्गर से लगाकर सतलज तक, घग्गर नदी घग्गर से लगाकर सतलज तक नहरें थी। वो 60 किमी लंबी थी। कौन? नहरें। उसने नहरों का निर्माण भी किया था। ये फिरोज शाह तुगलक के ने कृषि कार्य के लिए काम किया, अधिक से अधिक नहरों का निर्माण किया। उन्होंने 5 नहरें बनाई। उन्होंने दिल्ली सल्तनत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था दोआब क्षेत्र। क्या नाम था? दोआब क्षेत्र। बहुत उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ पर उसने 52 बस्तियां बनाई थी। कितनी बस्तियां बनाई? 52 बस्तियों का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। आप लोगों को हिसार से यमुना तक सबसे लंबी 150 किमी है। घग्गर से सतलज तक की जो ये नहरें थी वो 60 किमी लंबी थी। जिसने जीवन में उसकी 5 नहरें बहुत प्रमुख नहरें थी। उसने अपने जीवन में कई प्रकार की नहरें बनाई। अगर हम अगर हम बिंदु की बात करें वो है सार्वजनिक निर्माण कार्य। सार्वजनिक निर्माण कार्य की अगर हम बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने अपने सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत उसने अपने जीवन काल के अंतर्गत उसने 300 नगरों की स्थापना की। क्या कर दी? 300 नगर बनाए। उसमें अगर उनके जो 300 नगरों में सबसे प्रमुख नगर था वो था फिरोजाबाद। क्या नाम था? फिरोजाबाद। दूसरा है फतेहबाद नामक नगर बताया। दूसरा है फिरोज शाह कोटला। चौथा जौनपुर और हिसार नामक नगरों की स्थापना की। उसने जीवन में 300 नगरों की स्थापना की। किसकी? 300 नगरों की अपने जीवन काल में। उसके प्रमुख नगर हैं फिरोजाबाद, फतेहबाद, कोटला, जौनपुर और हिसार। ये उनके प्रमुख नगर थे। उसने अपने जीवन काल में सार्वजनिक निर्माण के अंतर्गत उन्होंने कई अस्पतालों का निर्माण किया, मठों का निर्माण किया, विद्यालयों का निर्माण किया। उन्होंने
कुछ बावड़ियाँ बनाई, कुछ महल बनवाए, उन्होंने कुछ शमशान घाट भी बनाए और उन्होंने अपने जीवन काल में कई प्रकार के काम किए। सार्वजनिक निर्माण के अंतर्गत उन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत 200 दिल्ली के आसपास 200 बाग लगवाए, जहाँ से उसे 2,80,000 की वार्षिक इनकम होती थी। कितनी? 2,80,000 की वार्षिक इनकम होती थी। उसने अपने जीवन में 200 बाग लगवाए थे और वहाँ से उसे 2,80,000 की इनकम होती थी। उन्होंने लोगों के लिए एक दान, ये अपने सार्वजनिक निर्माण के अंतर्गत हमने बात की है, एक 200 बाग लगाए थे। उन्होंने जो सम्राट अशोक थे, जो मौर्यकालीन सर्वश्रेष्ठ शासक थे, उनके जो स्तंभ थे उन्होंने मेरठ है खैराबाद से लेकर दिल्ली में लाकर उन्होंने स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगली बिंदु की बात करें न्याय व्यवस्था एवं परोपकारी कार्य के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उसने अपने यहाँ पर एक काजी की नियुक्ति की। न्याय करने के लिए उन्होंने एक काजी को नियुक्त किया और प्रांतों के अंतर्गत, प्रांत यानी राज्यों, प्रांतों के अधीनस्थ काजी की नियुक्ति की। ये काजी के अधीन होता था। एक उसने मुफ्ती भी उनके दरबार के अंदर था, मुफ्ती, जिसका काम था कानून बनाना। क्या होता था? कानून बनाना उसका प्रमुख कारण था। ये मुफ्ती कानून बनाता था, काजी न्याय देता था और प्रांतों में अधीनस्थ काजी हुआ करता था। ये उन्होंने न्याय और परोपकारी कार्य के अंतर्गत उन्होंने एक दानशिला बनाई। क्या बनाई? दानशिला। दानशिला को दीवाने खैरात के नाम से जाना जाता था। दीवाने खैरात के नाम से जाना जाता था। ये दीवाने खैरात से अनाथ मुसलमान है, विधवाओं को, अनाथ कन्याओं को उनके विवाह के रूप में उनको आर्थिक सहायता दी जाती थी। जैसे विधवाओं को, अनाथों को, गरीबों को आर्थिक सहायता यहाँ से दी जाती थी। उन्होंने लोगों के परोपकार कार्य के अंतर्गत उन्होंने एक चिकित्सालय बनाया, जिसको चिकित्सालय बनाया। वहाँ से उन्होंने अच्छे हकीमों की नियुक्ति की और ये हकीम हैं वो उनका अच्छे से इलाज करते थे। वहाँ से उसे औषधियाँ दी जाती थी। उन्होंने अपने जीवन काल के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने जनता की भलाई के लिए ये सारे काम किए थे। दीवाने खैरात की उन्होंने दासों की व्यवस्था के लिए दीवाने बंदगाम नामक एक विभाग बनाया था, दासों के ठहरने के लिए। ये अपने न्याय व्यवस्था में काजी न्याय करता था और इसके अंदर प्रांतों के अधीनस्थ न्याय रखा गया और मुफ्ती का काम था कानून बनाना। चलो, ये हमने बात की। अगली बिंदु की बात करें विद्या की वर्दी। विद्या की वर्दी की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने विद्या में वर्दी करने के लिए, ये स्वयं विद्वान था। क्या था? ये फिरोज शाह तुगलक है, वो स्वयं विद्वान था। क्या था? विद्वान था। इस फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कई विद्वान विराजते थे, उनके दरबार में रहते थे, उनके संरक्षण में रहते थे। वो उनको कई प्रकार की भत्ते या वेतन देता था। फिरोज शाह तुगलक स्वयं विद्वान था और विद्वानों का क्या था? आश्रयदाता। कहीं विद्वान उसके दरबार में विराजते थे। उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि एक इतिहासकार है बर्नी। कौन थे? बर्नी। ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में विराजते थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। उन्होंने बर्नी के द्वारा लिखा गया एक किताब है जिसका नाम है शम्स-ए सिराज अफीक नामक एक ग्रंथ लिखा गया, अफीक, जिससे फिरोज शाह तुगलक के 1351 से लगाकर 1363 ईस्वी तक, 1351 से लगाकर 1363 ईस्वी तक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
फिरोज शाह तुगलक स्वयं विद्वान होने के कारण उसने अपनी खुद की एक आत्मकथा लिखी थी, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फतुआते फिरोज शाही। क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी, जिसका नाम है फतुहाते फिरोज शाही। क्या? फिरोज शाही। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिससे फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल के बारे में विस्तार से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बर्नी उसके शासनकाल में विराजते थे और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है शम्स-ए शिराज अफीक, जिससे 1351 से 1363 में फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली बिंदु की अगर हम बात करें, उन्होंने विद्या के लिए यानी विद्या अर्जन करने के लिए कहीं उसने विद्यालय बनाए, मठों का निर्माण किया और विश्वविद्यालय का निर्माण किया, ताकि बालक बालिका या अध्ययन कर सके और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने ये काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगर अगले बिंदु की बात करें, दास प्रथा, उसके जीवन की अगर हम बात करें, अगले बिंदु की अगर हम बात करें, वो है दास प्रथा। फिरोज शाह तुगलक को दास रखने का बहुत अधिक शौक था। क्या था? फिरोज शाह तुगलक को दास रखने का अधिक शौक था, शौकीन आदमी था दास रख। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक के पास 2,80,000 दास थे। कितने थे? 2,80,000 दास फिरोज शाह तुगलक के दरबार में विराजते थे। उनके रहने के लिए उसने एक विभाग यानी बनाया था, जिसका नाम है दीवान-ए बंदगान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीवान-ए बंदगान उनके रहने का स्थान था। 2,80,000 दास में से 40,000 जो दास व गुलाम थे, 2,80,000 दास व गुलाम थे, वो सुल्तान की सेवा में हाजिर थे, हमेशा उनकी सेवा के अंतर्गत रहते थे। उनको दास रखने का धीरे धीरे इन दासों ने भी उलेमाओं की तरह शासन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। ये उसके एक दिन फिरोज शाह तुगलक के पतन का एक दिन वो क्या कारण बन जाता है। चलो दूसरी अगर हम बात करें, सेना की अगर बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने जो अपनी सेना बनाई थी वो सामंती प्रथा पर आधारित थी। कैसी थी? सामंत का मतलब होता है सरदार को के छोटे भाई को एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा दिया जाता है, उसे कहा जाता है सामंत। क्या कहा जाता है? उनकी जो सेना थी वो सामंती प्रथा पर आधारित थी। फिरोज शाह तुगलक ने सेना में मतलब उसने बूढ़े सैनिकों से उनको अपनी सेना से नहीं हटाया। उन्होंने कहा कि उनको वेतन के रूप में फिरोज शाह तुगलक ने जागीर दे दी। क्या दे दी? जागीर। ये वेतन के रूप में उसने सामंती प्रथा में वेतन के रूप में जागीरी दे दी। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को इतनी छूट दे रखी थी कि वे अपने जो जमीन जागीरी है वो हस्तांतरित कर सकते। क्या करते? हस्तांतरित यानी परिवर्तन, हस्तांतरित एक से दूसरे को दे सकते हैं। इसका पिता मरने के बाद बेटे को ही सैनिक बनाया जाएगा। एक आनुवंशिक नियम को यहाँ अपनाया गया था, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक की सेना में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता फैलने लगी। वो एक दिन फिरोज शाह तुगलक के पतन का एक दिन वो कारण बन जाया करती हैं, जो सामंती व्यवस्था के कारण उनकी गुणवत्ता को नहीं परखा जाता था। उस समय बाप के मरने के बाद बेटे को सैनिक बनाया जाता था, जिसके कारण उनका शासन में अधिक भ्रष्टाचार फैल गया। और स्वयं फिरोज शाह तुगलक भी इतिहासकार कहते हैं कि वो स्वयं एक भ्रष्ट शासक था, कई इतिहासकारों का कहना है। हमने इन प्रशासन व्यवस्था के परिवर्तन के बारे में बात की है। एक दिन ये फिरोज शाह तुगलक 20 सितंबर 1388 ईस्वी को
80 वर्ष की आयु के अंतर्गत 80 वर्ष की आयु के अंतर्गत इसका निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1 दिन के अंतर्गत। फिरोज शाह तुगलक के पतन के कई कारण थे। पहला, उसकी शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उसने अधिक से अधिक दास रखे जिसके कारण उनको अधिक व्यय करना पड़ा, ये उसके पतन का कारण बन जाती है। दूसरा, उसकी सेना में उसने सामंती व्यवस्था को अपनाया, ये भी उसके पतन का कारण है। दूसरा, अगर हम उसके बात करें तो उसकी राजनीतिक स्थिति सही नहीं थी, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी सही नहीं होने के कारण एक दिन उसकी कारण बन जाता है। और तीसरी बात करें तो उसने भ्रष्टाचार के कारण उसका पतन हो गया। और इतना फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने पढ़ा। इम्पोर्टेंट प्रश्न महत्व रखता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप याद कीजिएगा, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अभी इतना कहकर मैं यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।